डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, मंथली करंट अफेयर राउंड अप, जिसके लिए मेरे कई स्टूडेंट वेट करते हैं। जून महीने में क्या हुई है इवेंट, पीपल, प्लेसेस और कोई भी ऐसी चीज जो एग्जामिनेशन में टपक पड़ सकती है या उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन आए, इन सब को समेटने के लिए ये मंथली वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटे से भूमिका के बाद पॉल साइंस हेल्प मंथली करंट अफेयर राउंड अप जून 2026। लेट्स बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर के दौर के थ्रू अपनी थोड़ी सी करंट अफेयर के नॉलेज को बढ़ाएं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। द फर्स्ट टाइम यदि आप फाउंडेशन बैच के बारे में सोच रहे हैं जिसमें कि क्लासेस हों, जिससे कि जो बेसिक जो फाउंडेशन है, बेस जो है यूजीसी नेट या सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तैयार हो, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 1 अगस्त से वी विल ट्राई मॉक टेस्ट सीरीज जो है एज यूजुअल 15 सितंबर को दिसंबर साइकिल के लिए होगी। यदि आप सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी अच्छी खबर है कि फाउंडेशन बैच जो कि तीसरी बैच होगी वो 15 सितंबर 2026 से स्टार्ट होने की आशा है और मॉक टेस्ट सीरीज 1 दिसंबर से। और यदि आप किसी बुक के बारे में सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट और सीयूईटी पीजी, तो इससे अच्छी अफोर्डेबल रिसोर्स नहीं है। ये कोई बोस्ट नहीं है, कोई ईगो नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। यूजीसी नेट की जो एग्जाम गाइड है, इसके साथ में बेस्ट 1000 एमसीक्यू और एग्जाम गाइड फॉर पॉल साइंस एंट्रेंस टेस्ट एंड सीयूईटी पीजी गाइड एंड ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस, ये आप लोगों ने इस बुक को, इन बुक्स को सबसे अधिक पॉपुलर एग्जाम रिसोर्स बुक बनाया है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इन सब की डायरेक्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, जहां से आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि जून महीने में इंटरनेशनल न्यूज मैं क्या देख पाया हूं आपके लिए पेपर से। फर्स्ट न्यूज जो है वो है कि हु वॉन 2026 नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि नॉर्वे चेस टूर्नामेंट कई मामलों में इवन फीडे की जो वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट है उससे भी टफ मानी जाती है। हर साल इसमें कभी कभी जो है विश्वनाथन आनंद जीतते थे, तो हम लोगों को भी बहुत गर्व इंडिया को महसूस हुआ करता था। और आज के दिन में जो है एक बहुत ही यंग ग्रैंड मास्टर इंडिया के, उन्होंने इसको जीता है। मैं पूछ रहा हूँ किसने जीता है, और वो है आर प्रगनदा, आर प्रगनंदा इन मेन सेक्शन। मैं मेन सेक्शन की बात कर रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं, दुबले पतले प्रागनंदा। और वुमेन सेक्शन की भी हमें बात करनी चाहिए। इसको जीता है वुमेन सेक्शन में बीबी सारा असुआ आसुआ बाएवा, कजाकिस्तान की। मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए। कजाकिस्तान और इंडिया ने जीता है मेन और वुमेन सेक्शन। और ये ध्यान रखिए कि इसमें जो अनडिस्प्यूटेड जो टॉप प्लेयर वर्ल्ड के माने जाते हैं, मैग्नस कार्लसन, वो भी थे वहां पे, लेकिन उनकी बड़ी ही बुरी हार हुई। और इंडिया के भी और प्लेयर थे, लेकिन जीते हैं आर प्रज्ञा। यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि इंडिया के ही जो डी गुकेश हैं वो अभी वर्ल्ड फीडे चैंपियन है। ये भी हम लोग के लिए गर्व की बात है। वैसे उनका फॉर्म जो है उसके बाद काफी खराब हो गया है। इस साल देखते हैं वो जीत पाते हैं या नहीं। हु वॉन फीडेज वुमेन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026, ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ? वैसे तो ये कुछ महीने पहले हुआ है, लेकिन मैं बताऊंगा क्यों पूछ रहा हूँ। ये पहले तो जानिए कि वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट होता क्या है। जो चैंपियन होते हैं, जैसे फीडे वुमेन जो चैंपियन है पिछले साल, जैसे कि अभी डी गुकेश जो है मेन में है, वो सामने खड़े रहते हैं। उनको चुनौती देने के लिए एक टूर्नामेंट होती है जिसमें टॉप जो रैंकर प्लेयर होते हैं वो भाग लेते हैं, 8 प्लेयर, और उसमें से एक प्लेयर जो है जो जीतता है वो चुनौती देता है रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन को। तो उसको हम कैंडिडेट टूर्नामेंट कहते हैं। तो इस बार जो जो चैंपियनशिप की लड़ाई होगी, वो जो रेनिंग चैंपियन है, उनका नाम मुझे याद नहीं, आप देख लीजिएगा, वो और आर वैशाली जिन्होंने की कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीता, उनके बीच में होगी। ये है आर वैशाली। अब मैं क्यों कह रहा था कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। अब आप समझिए कि कितनी टैलेंटेड जो है ये फैमिली होगा, जिसके कि भाई और बहन इतने टैलेंटेड है चेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज हैन सियोंग सुक। तो हैन सियोंग सुक बन जाती हैं
साउथ कोरिया की प्राइम मिनिस्टर, और ये जो है केवल दूसरी जो है प्राइम मिनिस्टर, वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनती हैं मॉडर्न साउथ कोरियन हिस्ट्री में। और 2 डिकेड से अधिक से वहां कोई भी जो है वुमेन नहीं बनी थी। तो ये भी एक बड़ी बात है कि बहुत दिनों के बाद और केवल दूसरी बार वुमेन प्राइम मिनिस्टर मिलता है साउथ कोरिया को। तो यहाँ जानना है कि यदि ये दूसरी हैं तो पहली कौन है। सो माय क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ साउथ कोरिया? उनका नाम था हान मियांग सुक। सुक तो दोनों में सेम है, हान मियांग सुक। हान भी दोनों में कॉमन है, तो ये सियोंग है, ये मेयोंग है। सियोंग मेयोंग, जैसे अपने यहाँ राम, श्याम, सीता, गीता, वैसे ही सियोंग मेयोंग उसी टाइप का। हर जगह नेम इसी टाइप के होते भी हैं, मिलते जुलते हुए डिफरेंट नेम्स। सी वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ साउथ कोरिया। एज पर सिपरी ईयर बुक 2026। सिपरी जो है, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, ये स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है या स्टडी है। सो वो जो है पूरे दुनिया में पीस पे, कि पीस बढ़ी है घटी है, कौन आर्म्स खरीद रहे हैं, कौन बेच रहे हैं, किसके पास कितना न्यूक्लियर आर्सनल है, उस पे जो सबसे फैक्चुअल, जिस पे पूरी दुनिया भरोसा करती है, वो रिपोर्ट एवरी ईयर निकालते हैं। उनकी इस साल की ईयर बुक निकल चुकी है। उसके अनुसार से इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड हैं? कोई गेस? देख लीजिए। 190। हमारे पास 190 न्यूक्लियर वॉरहेड है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ईरान दशकों से 10 वॉरहेड बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अभी तक नहीं कर पाया। हमारे पास 190 है। इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि अभी ईरान की जो हालत हम लोगों ने देखा, उससे एक बात तो तय है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर आर्सेनल सबसे बड़ी डिटरेंस है। यदि आपके पास में है तो आपको बहुत ज्यादा कोई चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। 2025 में केवल 180 थे, तो 10 बढ़े हैं। पाकिस्तान के पास हमसे 10 या 20 ही कम है, बहुत ज्यादा नहीं। चाइना के पास 620 वॉरहेड हैं, और अमेरिका और रसिया के पास में 5000 इच से भी ज्यादा। विच कंट्रीज आर टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स ग्लोबली? पूरे दुनिया में यदि 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड देखें तो कौन सी कंट्रीज हैं? वो है यूएसए, चाइना एंड रसिया। ये 3 कंट्री जो हैं वो सबसे ज्यादा खर्च करती हैं अपने मिलिट्री पे। इसमें रसिया जो है एक आउटलायर है, क्योंकि ये दोनों तो चलो वर्ल्ड की 2 ग्लोबल सुपर पावर जैसे अभी हैं, लेकिन रसिया तो एक गरीब कंट्री बन चुका है मनी के मामले में। लेकिन देखो, न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल आर्सेनल में ये अभी भी सुपर पावर है। इंडिया जो है 5वां सबसे बड़ा जो है मिलिट्री स्पेंडर है। उस हिसाब से देखें तो हम एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर भी हैं। हु कॉइन्ड द टर्म एक्टिव नॉन अलाइनमेंट? अब ये जो है थोड़ा थ्योरेटिकल है, मेरे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ज्यादा ये पसंद आएगा। आपको पता है कि नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया था। बेलग्रेड में पहली जो है बैठक हुई थी, इसमें 5 लीडर मिले थे। घाना के क्वामे निक्रुमा मिले थे, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, और इजिप्ट के गमाल नसीर एंड सुकर्नो। सुकर्नो जो है वो इंडोनेशिया के। ये सब ने मिल करके जो है नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट किया था। लेकिन आपको पता है कि बाद में नॉन अलाइन एक तरह से इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि वर्ल्ड यूनिपोलर जैसा हो गया, कोई 2 पोल बची नहीं। अभी जो है 2 पोल फिर से उभर के आ रही है, यूएसए और चाइना। तो एक्टिव नॉन अलाइनमेंट जो है ये क्वाइन किया जॉर्ज हेन कार्लोस 14 एंड कार्लोस ओमिनामी ने। और उन्होंने एक बुक लिखा था, लैटिन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द एक्टिव नॉन अलाइनमेंट ऑप्शन 2023 में। ये एशियन कंट्री में भी लागू होता है, और ये है कि यूएसए और चाइना दोनों के पाले में कभी चले जाना इधर, कभी चले जाना उधर, जहां हमें फायदा हो। ट्रेड में यदि चाइना से फायदा हो तो चाइना से करीब हो जाना, यदि अमेरिका से हो आर्म्स खरीदने में एंड ऑल, तो इसको पढ़ लेना। तो ये एक्टिव नॉन अलाइनमेंट काफी अभी चर्चा में है, और हर कंट्री जो है एक्टिव नॉन अलाइनमेंट को अपनाने की कोशिश कर रही है, खास करके वो कंट्री जो कभी नॉन अलाइन कंट्री थे। व्हाट आर द फेबल 5 एंड माइथोस 5? ये आपको सुन के लग रहा हो कुछ दवाई का नाम है या कोई नॉवेल है। नो,
ये मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल है जो डेवलप किया है एंथ्रोपिक ने, क्लाउड, जो काफी अभी चर्चा में है। इनफैक्ट ओपन एआई जो है, जो चैट जीपीटी, जिस कंपनी को ओपन एआई, टॉम अल्टमैन या सैम अल्टमैन जिसके की सीईओ हैं, वो काफी नाम उसने कमाया चैट जीपीटी पे। लेकिन उससे भी आगे निकल गई बहुत जल्द क्लाउड, और क्लाउड ने बहुत सारे मॉडल डेवलप किए, और उसमें से सबसे जो अभी पावरफुल मॉडल है फेबल 5 और माइथोस 5, वो है। ये क्यों चर्चा में आई? क्योंकि इन दोनों मॉडल को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि आप इसको जो है फॉरेन नेशनल्स को अभी नहीं अवेलेबल कराओगे। इससे एक बात और बहुत इस बैन से उभर के आई कि अमेरिका में सारे जो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एआई जनरेटिव एआई पे काम कर रही हैं, क्लाउड हो चाहे जेमिनाई हो चाहे मेटा की लामा हो एंड ऑल, तो क्या अमेरिका जो स्टेट है वो कंट्रोल करेगा एआई को? ये एक भयावह सिचुएशन है। ये इसलिए भी भयावह है कि क्लाउड की जो एआई है उसको ईरान वॉर में यूज किया गया। मतलब एआई से लड़ाई, एआई से प्रेसिजन टारगेट की कहाँ टारगेट करनी है। और जैसे एआई आपको गलत इंफॉर्मेशन देता ना कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है, वैसे ही उसने यूएस को गलत इंफॉर्मेशन दिया कि ये जो है आईआरजीसी का मिलिट्री कैंप है, और वो एक्चुअली में बच्चियों का स्कूल था, और वहां पे बॉम्ब गिरा के, मिसाइल गिरा के अमेरिका ने 170 बच्चियों को मार दिया। तो यही होगा यदि आप एआई से लड़ाई करोगे तो। लेकिन ये इतना डेंजरस है कि पूरी दुनिया इस पे चिंतित है कि एआई को यदि स्टेट कंट्रोल करे तो फिर यूएस तो और तबाही कर सकता है पूरे दुनिया के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फेबल 5 और माइथोस, वैसे जब मैं आपको ये कह रहा हूं तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बैन हटा लिया, और अब इंडिया में भी फेबल 5 और माइथोस 5 आप यूज कर सकते हैं क्लाउड के। विच मेजर वेस्टर्न कंट्री डिसाइडेड है, नॉट डिकोडेड, डिसाइडेड डिसाइडेड टू बैन सोशल मीडिया फॉर टीनेजर्स? तो किसने बैन किया 16 साल से कम के बच्चों के लिए? अभी तो वहां इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन दे हैव डिसाइडेड, अब कानून आएगी और वो बैन हो जाएगा। ये कंट्री है इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, इन सब ने जो है 15 या 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया हुआ है। चाइना ने एक अलग पॉलिसी अपनाई है, उसको यूथ मोड कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम 40 मिनट सोशल मीडिया बच्चे देख सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूं कि फर्स्ट अरब कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर, ये कौन पहली अरब कंट्री है जिन्होंने ये बैन लगाया? ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। इन सब के को देख के ये लगता है कि इंडिया को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों पे तो सोशल मीडिया का बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ये कई साइकोलॉजिस्ट, साइको एनालिसिस से ये प्रूफ हो चुकी है। 52nd G7 लीडर्स समिट कहाँ पे हुआ, कब हुआ? ये काफी चर्चा में था, क्योंकि ट्रम्प एक तरह से आइसोलेटेड जैसे वहां पहुंचे थे, और काफी उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी कि कैसे वो G7 समिट के रूम में गए और कोई भी लीडर उठ के उनसे गले नहीं मिला, हाथ नहीं मिलाया, और वो ठिठक करके एक जगह खड़े हुए और बोले आई एम द बॉस, और खिसियानी हंसी उन्होंने हंसी। तो ये जो है ये शो करता है कि ईरान वॉर ने अमेरिका की कैसी छवि की दुर्गति कर दी है पूरे दुनिया में। तो मैं पूछ रहा हूं कि 52nd G7 समिट कहाँ पे होती है? ये फ्रांस के इवियन ला बैन में होती है, जो फ्रांस की एक खूबसूरत शहर होगी, और उस शहर में जो है मैक्रो जो है वो होस्ट बनते हैं, और वहाँ कई मतलब कि तल्खियां होती है, अजीब अजीब चीजें उभर के आती हैं। आपने देखा होगा कुछ वीडियो जहाँ पे कि इटली के प्राइम मिनिस्टर जो जॉर्जिया मेलोनी है, उसके बारे में ट्रम्प ने कह दिया कि G7 समिट के टाइम में सी वॉज बेगिंग, वो भीख मांग रही थी मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए, और फिर दोनों में काफी तू तू मैं चलती रही। तो ये सब सब कुछ हुआ वहां पे। वहां एक और घटना हुई जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस G7 समिट की जो थीम थी वो है वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंज। ये तो याद कर लो, कई बार पूछा जाता है, वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मेजर इंटरनेशनल चैलेंजेस। मोस्ट ऑफ देम वाज क्रिएटेड बाय वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, दैट इज ट्रम्प। Peculiar. Apart from the members, leaders of which country were invited in the 52nd G7 summit? यहाँ एक कुछ कंट्री को जो है कहा गया आउटरीच पार्टनर कंट्री, जिसमें इंडिया थे, ब्राजील, इजिप्ट, कीनिया, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, यूक्रेन,
एंड यूएई, इतने कंट्री के लीडर को बुलाया गया कि आप भी आओ हमारे साथ, देखो हम कैसे मीटिंग करते हैं। तो चलो इंडिया को भी बुलाया गया उसमें। What was the code name of the military operation of Israel attack on Iran on February 28, 2026? ये सब क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये नेम उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। अभी इसराइल ने इस नेम को पॉपुलर किया है कि 28 फरवरी को जो सरप्राइज अटैक में खमेनी को मार दिया गया, इसराइल ने उसका नाम दिया था ऑपरेशन रोयरिंग लायन। अब यहाँ पे आपको ये भी याद होना चाहिए कि एक साल पहले, जो करीब 10 महीने या 9 महीने पहले, जून 2025 में जो अटैक किया था ईरान, एक साल तो हो गई है सीधे, लेकिन उस समय में 10 महीने, 28 से फरवरी से, राइजिंग लायन उसका नाम था, जहां की इसराइल ने 12 दिन का वॉर किया था। तो राइजिंग लायन से अब निकल करके इस साल आ गया रोयरिंग लायन। और उस समय में अमेरिका ने जो है बॉम्ब गिराए थे, बंकर बस्टर बम, न्यूक्लियर फैसिलिटी जो जो तीन जो थे, इस्फहान और फोर्ड एंड कहाँ कहाँ, उस पे उन्होंने गिराए थे। और ये भी कहा था ट्रंप ने कि हमने नामो निशान मिटा दिया है न्यूक्लियर फैसिलिटी का। और वो कितना झूठी बात थी ट्रंप के अदर बातों के साथ ही, कि यदि मिटा दिया तो फिर से जो है 9 महीने के बाद आपको फिर लड़ाई करनी है कि नहीं वो न्यूक्लियर बम बनाएगा। तो उस ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर रखा था। तो राइजिंग लाइन इसराइल की थी, मिडनाइट हैमर जो है यूएसए की थी। और इस बार रोयरिंग लाइन इसराइल की थी, और यूएस का जो था उसी के साथ जो यूएस ने मिल के किया था वो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी था, जो बाद में ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी में बदल गया और बाद में इकोनॉमिक फ्रीडम। हु इज एंडी बर्नहम? अब ये जेंटलमैन अभी काफी न्यूज में है इंग्लैंड में, यूके में। क्यों? क्योंकि केयर स्टैमर ने इस्तीफा दे दिया है, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। ये बहुत ही अजीब है कि पिछले 10 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर यूके ने देख लिए हैं, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 10 महीने, कोई 3 महीने, ऐसे। तो केयर स्टैमर भी उसके शिकार हो गए। और इज ए ही इज एन एमपी फ्रॉम लेबर पार्टी और एक्सपेक्टेड टू बिकम यूके प्राइम मिनिस्टर। इस आशा है कि ये यूके के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। वैसे तो लेबर पार्टी के जो लीडर होंगे वो बनेंगे, लीडर बनने की प्रक्रिया वहां शुरू हो चुकी है, लेकिन ही इज ए फ्रंट रनर। कोई सरप्राइज हो तो नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांस है कि एंडी बर्नहम जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। The Global Wind Day 2026 conference held where when? Global Wind Day 2026, तो वो तो उसी दिन होगी जिस दिन ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है, और वो दिन है जून 15 को। हर साल हम लोग ग्लोबल विंड डे मनाते हैं। इस साल का जो ग्लोबल विंड डे 2026 एक कॉन्फ्रेंस के फॉर्म में मनाया गया गोवा में, भारत में। विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन, फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। यूएस ईरान, आपको पता है कि लड़ाई 28 फरवरी से हुई, वो मेसी लड़ाई हो गई, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। ये बात अलग है कि ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ा मिलिटरली, इकोनॉमिकली। लेकिन यूएसए की बहुत ही उसकी भी बहुत दुर्गति हुई, क्योंकि वो एक तरह से जीत नहीं पाया, क्योंकि उसके जो जितने भी एम थे वॉर के, कि वहां रेजिम चेंज कर देंगे, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म कर देंगे, उसको घुटनों पे झुका देंगे, ये कुछ भी नहीं हो पाया। अंत में एक तरीके से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, और ईरान के साथ जो है पीस डील साइन करनी पड़ी। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो इंटरिम पैक्ट हुआ, इसमें 60 दिन की लड़ाई पे रोक लगाई गई। किसी को भी नहीं उम्मीद है कि फिर से कोई लड़ाई अमेरिका करने की इच्छा उसमें कुछ है, क्योंकि वहां नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। और ईरान जो है वो इस फेज में पहुंच गया है जहां की उसका कहना है कि तुम मुझे जितना भी कूटोगे या मारोगे, मैं सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं भी मुकाबला करूंगा। और तुम्हारे जो एलाइज हैं मिडिल ईस्ट में, उसको उस पे मैं बम गिराऊंगा, आप रोक नहीं सकते हो। और मैं हॉर्मुज को बंद कर दूंगा, आप रोक नहीं सकते हो। तो ये जो दो लीवर ईरान के पास में, हॉर्मुज को बंद करने का, और अपने जो पड़ोसी देश हैं जहां पे कि यूएस की मिलिट्री बेस है और उसको उसकी रक्षा की जिम्मेदारी यूएस ने लिया है, ये बहुत दो बड़ी लीवर लीवर है। इसके चलते ये जो है यूएस ईरान जो है इंटरिम पैक्ट हो रही है, जिसमें कि ईरान कोई पीछे नहीं है, दोनों बराबरी पे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होती है, तो उसमें कितने क्लाउज या पॉइंट हैं? इसमें 14 पॉइंट हैं।
इसके बारे में यहाँ गौर से और पढ़ लेना। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रम्प जो है इतने हड़बड़ी में थे, इससे ये शो करता है कि कितना ज्यादा वो इस वॉर को लेके परेशान हैं, कि उन्होंने कहा कि छोड़ो यार, मैं तो यहीं साइन कर देता हूँ। जबकि होना था वो स्विट्जरलैंड में साइन, उसके लिए पूरी तैयारी हो गई थी, पाकिस्तान के लीडर वहां जाने वाले थे, और ईरान के भी लोग, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ट्रम्प ने जैसे होता नहीं, नहीं मुझे तो अभी कर देना है, मुझे तो अभी कर देना है टाइप, उन्होंने G7 के साइडलाइन में ही इसको साइन कर दिया। इसके बारे में यहाँ पढ़ लो। Which country hosted formal negotiation and talks between Iran and USA after signing the 14-point MOU to halt the hostilities? इसमें दो कंट्री आगे आए इस निगोसिएशन में, जब ये दोनों डील, जब दोनों के बीच में पैक्ट साइन हो गया। वन कंट्री स्विट्जरलैंड, जो हमेशा आगे रहता है इस तरह के डील कराने में, शांति कराने में। नॉर्वे भी वैसी कंट्री है। और एक कंट्री है कतर, जो मिडिल ईस्ट में, जो हमेशा दोहा में शांति वार्ता करवाती रहती है। ट्रम्प को बहुत पसंद भी आता है। आप याद करो तालिबान के साथ जो पीस डील हुई थी, उसमें भी दोहा में ही हुई थी। तो स्विट्जरलैंड में 21-22 जून को होती है हाई लेवल निगोसिएशन, कुछ खास नतीजा निकलता नहीं है। फिर दोनों के बीच में कुछ लड़ाई भी होती है। पहले अमेरिका बॉम्ब गिराता, फिर ईरान बॉम्ब गिराता है, दोनों लड़ते झगड़ते हैं कुछ 1-2 दिन तक। लेकिन फिर जो है सुलह होती है, और दोहा कतर में 1 जुलाई, कल से ही जो है फिर टेक्निकल टॉक, बहुत हाई लेवल टॉक नहीं है, वो शुरू होती है। सो स्विट्जरलैंड और कतर दोनों मीडिएट करते हैं आफ्टर दिस interim pact is signed. What is line shine? Any guess? line shine? तो लाइन शाइन जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जो चाइना ने बनाया है। जो अभी तक जो सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था एल कैपिटन, या कैप्चन। प्रीवियसली द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर यूएस का, उसको रिप्लेस करता है लाइन शाइन। तो आप देखो चाइना कैसे टेक्नोलॉजी में भी सुपर पावर बन रहा है, कि आज के डेट में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन है। व्हाट इज GLM 5.2? ये अनदर इनकी जो है आईटी की प्रोवेस को शो करता है, पावर को शो करता है। GLM 5.2, GLM 5.2 जो है, ये मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल है। अभी आपने देखा ना फैबल एंड माइथोस, उसको लगभग मैच करता हुआ, और एट ए फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, उससे बहुत सस्ते कीमत पे बनाई गई, जो एआई की रैंकिंग में बहुत ऊपर है, और फैबल और मैथोस के बराबर है। ये एक चाइनीज एआई कंपनी है, Z.ai, उसने इसको डेवलप किया। तो चाइना कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बन रहा है, इसको देखो। इंपॉर्टेंट डे यदि हम देखें जून में, हर महीने आजकल हम लोग देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो 5 जून को हर साल मनाया जाता है, इसको कभी मत भूलना। देन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है, वो 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशन डे, एनी गेस? 8 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे, अभी हम लोगों ने देखा, 15 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, उस दिन हम लोग सभी लोगों ने योगा किया, वो 21 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये मनाया जाता है 17 जून को। अब आइए हम लोग इंडिया के न्यूज को देखते हैं। 2/3 of TMC's MP merged into which political party? एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मजाक जैसा हम लोगों के आंख के सामने हुआ। बंगाल का चुनाव होता है, असेंबली इलेक्शन, टीएमसी हार जाती है, बीजेपी जीत जाती है। ये तो चलो चुनाव में होती है, चल हो गया। उसके बाद जो है क्या हुई, टीएमसी पार्टी एक तरह से इम्प्लोजन हो गया, अनरावल हो गई। उसके जो लीडर थे वो इधर उधर बैठ के करने लगे, और बैठक जो है बीजेपी लीडर के घर में करने लगे, बीजेपी चीफ मिनिस्टर के घर में करने लगे। तो लोगों को डायरेक्ट जो आशंका आजकल होती है कि बीजेपी जो है वो इंजीनियर कर रही है तोड़ फोड़, जो जो राइवल पार्टी है उससे। और अंत में वही हुआ। उसके जो है, जो एमपी हैं, 28 एमपी थे, उसमें से 20 एमपी ने टूट के, 2/3 होते हैं, वो एक पार्टी में जाके अपने को मर्ज कर लेते हैं। क्योंकि जो 10th शेड्यूल के अनुसार जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसमें यह कहा गया है कि यदि 2/3 एमपी किसी भी पार्टी के किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर ले, तो उन पे डिफेक्शन नहीं लगता है, उन पे दल बदल कानून नहीं लगता है। इससे इससे बचने के लिए उन्होंने मर्ज किया। अब किससे मर्ज किया, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किस पार्टी से? आप सोच के आप हैरान हो जाओगे कि उन्होंने मर्ज किया नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। कभी नाम सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा।
किसी ने भी नहीं सुना है। और यही मजाक है। यदि वो किसी नॉन पार्टी में मिलते, इवन बीजेपी में मिलते, तो बात समझ में आती है, लेकिन वो मिलते हैं एनसीपीआई में। पैरा 4 जो कहता है वो उसको गौर से पढ़ना, उस पर तो बहुत बहस हो सकती है, लेकिन पैरा 4 ये कहता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी यदि मर्ज कर जाए दूसरी पार्टी में, तो वो मर्जर माना जाएगा यदि उसके 2/3 जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, मतलब एमपी या एमएलए, यदि वो उसको एक्सेप्ट कर ले। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टी को मर्ज करना है, ना कि एमपीज को तो केवल सहमति देनी है। इस बेसिस पे महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी थी, तो वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इसको पढ़ने के बाद ये ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी को मर्ज करना है, ना कि पार्टी के एमपी को जिनको की या एमएलए को जिनको की सहमति देनी है। लेकिन उस पर फाइनल फैसला नहीं आया है 3-4 सालों से, इसके चलते अभी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट अपने उसी रवैये पे रही, इंटरप्रिटेशन जो इसका है, तो ये इलीगल होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट सेम एज द लेजिस्लेटिव पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ डोमेस्टिकली बिल्ट एंड रिसेंटली कमीशन स्टील गाइडेड, स्टील मतलब चोरी छिपे, छिप करके जो है मिसाइल फ्रिज, जिसपे कि पता भी ना चले और मिसाइल वहां से दाग दें, इंडियन नेवी ने अभी अपनाया है। इसका नाम है आयन दूनागिरी। दूनागिरी जो है ये 5वां शिप है। इसके पहले देख लेना उदयगिरी या मनीगिरी करके है, जो जिसको 17 ए नीलगिरी क्लास की स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कहते हैं। अब ये सब जो टर्म है वो सब सीख लो या नेट पे जाकर पढ़ सकते हो, और इसके आगे भी पढ़ लेना किसने इसको बनाया है। और जून 21 योगा डे के दिन ही प्राइम मिनिस्टर ने देश को इसको समर्पित किया, आईएनएस दूनागिरी। In a recent Supreme Court case, the court included which right as fundamental right under Article 21A? 21A के अंदर आपको पता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसके तहत राइट टू प्राइवेसी से लेके राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कंफाइनमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मेनी 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 अदर जो है राइट दिए गए हैं, राइट टू शेल्टर एंड राइट टू क्लीन एयर, मेनी राइट, इवन राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ, जो माहवारी के टाइम में हेल्थ एंड हाइजीन की राइट भी औरतों को दी गई। अभी लेटेस्ट राइट कौन सी सुप्रीम कोर्ट के केस ने, एक पर्टिकुलर केस ने, कौन सा केस वही मैं पूछूंगा, कौन सी अधिकार दे दिए हम लोगों को? वो अधिकार है राइट टू वॉक ऑन सेफ एंड डिमार्केटेड फुटपाथ, जो कि होना चाहिए हर कंट्री में, सॉवरेन राइट है ये। सॉवरेन मतलब उससे बड़ी कोई राइट नहीं है, यदि आप फुटपाथ पे चल रहे हो। लेकिन इंडिया में फुटपाथ पे चलना बहुत डेंजरस है। आपको कोई कार टक्कर मार सकती है, कोई ट्रक टक्कर मार सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई, मतलब कोई तवज्जो नहीं है जो फुटपाथ पे चल रहे हैं। आपको पता है सलमान खान केस, अब उन्होंने मारा नहीं मारा वो मैं अभी डिबेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहा गया कि उनकी बीएमडब्ल्यू से जो फुटपाथ पे बेचारे गरीब लोग सो रहे हैं उन पे कुचल दिया गया। ऐसे कितनी ही जगह कुचले गए हैं, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट माना गया है अब, राइट टू वॉक ऑन सेफ एंड डिमार्केटेड फुटपाथ। ये जो केस है ये है मनियर इलियास शायक, मतलब या एलियास शायक रियाज वर्सेस पी अयप्पन एंड अदर्स 2026 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू वॉक ऑन सेफ एंड डिमार्केटेड फुटपाथ एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। India launched which operation to help Venezuela, which faced one of the severest earthquake recently? पता है वेनेजुएला में क्या हालत हुई? यदि आप टीवी पे देखेंगे वो पिक्चर तो दिल दहल जाएगा। इस टाइप की आपको जो है पिक्चर दिखेगी, कैसे मकान जो है वो ध्वस्त हो रहे हैं, गिर रहे हैं, जैसे इंडिया में भुज में हुआ था उस टाइप की बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आई, और इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन एमिस्टार। अब आप पूछोगे एमिस्टार ये शब्द कहाँ से आया? इसको आप ऑपरेशन मित्रता कह सकते हो, क्योंकि ये स्पेनिश वर्ड है एमिस्टैड, इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, मित्रता। तो आप ऑपरेशन मित्रता भी इसको कह सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन को तो एमिस्टैड ही याद करना होगा। विच डे इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे? हमें याद होना चाहिए, और क्यों, ये भी बहुत, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत विशिष्ट है जिनके जन्मदिन पे हम मनाते हैं। ये जून 29 को हम लोग मनाते हैं, और उसी दिन जो है पीसी महालनोबिस, जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट थे, इंडिया के सबसे बड़े स्टैटिशियन, जिन्होंने की एक इंडस्ट्रियलाइज इंडिया की नींव रखी सेकेंड 5 ईयर प्लान, पीसी महालनोबिस, उनके बर्थडे में जून 29 को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। Which country recently joined as the 27th member of International Big Cat
अलायंस। तो ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये इंडिया ने शुरू किया है, और इसमें 27वां मेंबर जो है बांग्लादेश ज्वाइन करता है। और इसमें जो 7 जो बिग कैट मतलब जो बिल्ली सीरीज के जो जानवर हैं, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा, इन इसकी जो है रक्षा की जाती है, उसके उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे प्रिजर्व रखा जाए। ये 2023 में लॉन्च किया गया था। इसकी जो सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बांग्लादेश इज द 27 कंट्री टू ज्वाइन द बिग कैट अलायंस। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026? ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस रैंकिंग के अनुसार हमें एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड और अनपीसफुल कंट्री करार दिया गया है। ये जो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको रिलीज करती है। किस कंट्री के है देख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक, डेनमार्क या नॉर्वे, स्वीडन सबकी हो सकती है। ये 127 आउट ऑफ 163 में 127वां, वेरी वेरी बैड। और इसमें जो है 23 इंडिकेटर पे उसको नापा जाता है, जिसमें है कि कितना सेफ्टी है, पॉजिटिव पीस है, सिक्योरिटी है, कितना कन्फ्लिक्ट उस कंट्री में चल रहा है, मिलिटराइजेशन कितना है। आइसलैंड जो है पिछले साल भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है। रसिया जो है वो लीस्ट पीसफुल कंट्री है, लड़ाई कर रहा है यूक्रेन से। सूडान जहां पे कि सिविल वॉर चल रहा है। DR कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वो एक तरह से वहां भी सिविल वॉर सिचुएशन है। यूक्रेन जो लड़ रहा है रसिया से, और इसराइल जो सबसे लड़ता रहता है। मोस्ट अनपीसफुल कंट्रीज हैं। वर्ल्ड इज लेस पीसफुल फॉर द 12th ईयर रनिंग। धीरे धीरे दुनिया और जो है कन्फ्लिक्चुअल, और जो है कन्फ्लिक्ट से भरी हुई, पीस से रहित दुनिया हो रही है। 0.7% से गिरावट है पिछले साल से, जहां 99 कंट्री जो है वो पीस के मामले में नीचे गिरे हैं, और केवल 62 इंप्रूव किए। रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड सुमन रोड मैप 2030, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किस चीज से रिलेटेड है सुमन रोड मैप 2030? ये रिलेटेड है एक कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, टू स्ट्रेंथन मैटरनल एंड न्यू बॉर्न हेल्थ केयर अक्रॉस इंडिया। जच्चा बच्चा जो मदर एंड चाइल्ड जो है न्यू बॉर्न, उनकी हेल्थ केयर की को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए सुमन रोड मैप 2030 लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद कर लो। Which day United Nations passed the resolution for celebration of International Yoga Day on 21st June? हम लोग सब जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन किस दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया कि योगा डे मनाया जाएगा? और वो था 11 दिसंबर 2014 को। UN जनरल असेंबली की रिजोल्यूशन थी। ये अब तो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, 131 पढ़ लेना, लेकिन ये डेट याद कर लो, 11 दिसंबर 2014 को। What was the theme of 11th नीति आयोग's गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन जून 11? नीति आयोग की जो सबसे बड़ी बैठक होती है, उनकी गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, सभी चीफ मिनिस्टर उसमें भाग लेते हैं। तो उसका थीम क्या था इस बार का? इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047। इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत 2047। सुजलाम सफलाम जल अभियान इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट? कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे स्कीम चलाते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं। तो सुजलाम सफलाम जल अभियान किस स्टेट की जो है, आप समझ गए होंगे, जल से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। तो ये गुजरात स्टेट की इनिशिएटिव है, जिसमें कि कम्युनिटी ड्रिवन वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव अपनाया जाता है, जहां कम्युनिटी खुद आगे बढ़ के वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक को अपनाती है, वाटर कंजर्वेशन करती है। चलिए लास्ट स्लाइड है। द प्रेस्टिजियस 2026 Whitley Award, often called the Green Oscar, was awarded to which two Indian conservationists? जो एनवायरमेंट के लिए लड़ते रहते हैं, दो वुमेन को मिला है। एक परवीन शेख हैं, परवीन शेख कौन होंगी, शायद ये। और दूसरे जो है बरखा सुबा हैं, परहैप्स ये होना चाहिए। फॉर सेविंग द इंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर बर्ड ऑन द चंबल रिवर। चंबल रिवर में एक पक्षी है स्कीमर बर्ड, उसको बचाने के लिए इनको दिया गया है ग्रीन ऑस्कर व्हिटले अवार्ड 2026। हु इज सुदर्शन पटनायक? सुदर्शन पटनायक, यदि कभी भी आप पुरी गए हो
तो आप वहां सुदर्शन पटनायक के बालू पे बने हुए जो चित्र होते हैं, भित्ति चित्र, जहां पे कि वो बालू के टीला बनाते हैं, और उस पर आप गूगल पे जाइए, सुदर्शन पटनायक का सैंड इमेजेस देखिए, आपको मजा आ जाएगा। मतलब पूरी दुनिया में जो घटनाएं होती है उसको बालू पे उकेर देते हैं, और ऐसा उकेरते हैं कि आप देखते रह जाएंगे। उनको एक अवार्ड मिला है अभी, ये देखिए, उन्होंने उकेरा है बालू पे बीच के किनारे। ये है सुदर्शन पटनायक, और उन्होंने उकेरा है, और क्या उकेरा था उन्होंने? स्कल्पचर हाइलाइटिंग ग्लोबल वार्मिंग, इसको उन्होंने उकेरा था, ग्लोबल वार्मिंग को। और उनको मिला है रसिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। इज ए ट्रूली ए लीजेंड, ए जेन्यून आर्टिस्ट। मैंने उनका देखा है, जा करके देखा, और मुझे हैरानी हुई कि कोई ऐसा सजीव बना सकता, आप यहाँ देख सकते हो। तो उनको अवार्ड जो मिला है वो बहुत सही मिला है। सो थैंक्स डियर स्टूडेंट। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और यदि आप यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि फाउंडेशन बैच जल्द ही शुरू होने वाला है 1 अगस्त से। उसकी जब निकलेगी अनाउंसमेंट तो रजिस्टर करें। यदि आप सीयूईटी पीजी देना चाह रहे हैं 2027 का, तो फाउंडेशन बैच 15 सितंबर से शुरू होगी, और मॉक टेस्ट सीरीज लेटर ऑन। यदि आप पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो वेबसाइट है paulsciencehelp.in, ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com, टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp, और ट्विटर @paulsciencehelp। आप लिखें, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, किसी भी तरह के सवाल हो, यदि 1-2 लाइन में दिए जाए तो। चलिए मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।